नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम जैसा कि आप देख रहे हैं ये डिग्री पार्ट 3 जो भी बच्चे बीएससी पार्ट सेकंड का एग्ज़ाम देंगे और डिग्री पार्ट 3 में जाएंगे, पार्ट 3 में जाएंगे, पार्ट 3 में कोई भी जाएँ, चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो या आप कोई और स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो बच्चे, तो एक जीईएस का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, सिर्फ आपका ऑनर्स ही रह जाएगा। थर्ड पार्ट में सिर्फ ऑनर्स पेपर ही होता है और उसके अलावा एक जो है 100 नंबर का जीईएस का पेपर होता है बच्चे। इसका नंबर भी ऐड होता है आपके रिजल्ट में, तो मायने रखता है। 100 नंबर का है। जनरल इन्वायरमेंट स्टडीज़ होता है, इसमें जीके का कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ इन्वायरमेंटल इशू जो है उससे कुछ क्वेश्चन रहता है। ओके बच्चे, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये पेपर 2021 का है। प्रीवियस ईयर से आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट होता है एज इट इज़, तो आपको देखना चाहिए इस लिहाज से भी। और दूसरी बात है कि जीके का बाउंड्री, बीएससी जो बच्चे बीएससी पार्ट 3 का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं या कोई और चीज़ कर रहे हो, जीके का कोई बाउंड्री लिमिट तय नहीं है बच्चे। ये हमेशा काम आता है। जितना आपको जनरल नॉलेज रहेगा, आप अपने दोस्तों में उतना ज़्यादा खुद को एक प्रकार से अलग पाएंगे। ठीक, कोई क्वेश्चन पूछ देगा, आप यदि उसका जवाब देते हैं तो कहेगा हाँ इस बच्चे के पास नॉलेज है। तो इसलिए इसका कोई बाउंड्री सीमित नहीं है, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसका नॉलेज आपको बूस्ट होगा बच्चों के। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो पेपर पूछा गया था आर्ट्स स्ट्रीम वाले के लिए पूछा था, ग्रुप सी और डी का है बच्चे। ओके, ये ग्रुप सी और डी का है। ग्रुप सी और डी में ग्रुप ए बी सी और ग्रुप ए बी होता है और सी डी होता है। ग्रुप बच्चे अलग अलग ग्रुप का एग्जाम होता है। तो ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट का, जिनका भी ऑनर्स था आर्ट्स में, तो उनका ग्रुप सी और डी का है। कोई भी बच्चों से देख सकते हैं, साइंस वाले भी देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लोएस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज। वायुमंडल का सबसे निचले भाग को निम्न में के रूप में जाना जाता है। वायुमंडल का जो सबसे लोएस्ट पार्ट है, सबसे निचला भाग है, प्रत्येक लेयर को अलग अलग लेयर में बांटा हुआ आप सुने होंगे कभी, ट्रोपोस्फेयर, एक्जोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये जो अलग अलग लेयर है बच्चे एटमॉस्फेयर का, जो सबसे लोएस्ट है उसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं बच्चे? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। ऑप्शन ए सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी पोल्यूटेंट। इसमें से कौन जो है प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है बच्चे? प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में जानकारी रहना चाहिए। क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, रिपीट होता है पोल्यूटेंट से प्रत्येक साल क्वेश्चन बच्चे, तो आप कंसेप्ट सीखें। प्राइमरी पोल्यूटेंट मतलब जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, डायरेक्ट, वो बिना किसी रिएक्शन के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, इसको बच्चे प्राइमरी पोल्यूटेंट कहते हैं। लेकिन स्मॉग, जो स्मॉग होता है बच्चे, स्मॉग क्या है? फॉग। स्मॉग होता है फॉग प्लस स्मोक, जो धुआं है इंडस्ट्री का और उसके साथ अगर फॉग मिल गया, ये दोनों मिलकर बनाता है स्मॉग। तो दो अलग अलग चीज़ है, इनडायरेक्ट है बच्चे, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है, धुआंसा या स्मॉग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कोरल्स आर पार्ट ऑफ विच इकोसिस्टम। कोरल किस पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है? इन्वायरमेंट बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है बच्चे, तो आता है क्वेश्चन। और किसी और कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे बीपीएससी का कर रहे हो, आरवीडी एनटीपीसी का कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, तो उस समय भी कुछ न कुछ बच्चे बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ भी आपको काम आ सकता है। तो कोरल किस पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है? देखिए बच्चे, कोरल, ये एनिमल डाइवर्सिटी जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको आसान हो जाएगा। उसमें एक होता है फाइलम सिलेंट्रेटा, एक फाइलम है सिलेंट्रेटा जिसको कोरल्स भी कहते हैं। तो ये एक्सक्लूसिवली मराइन है। मराइन मतलब सिर्फ समुद्र में ही पाया जाता है बच्चे, तो समुद्री परिस्थितिक तंत्र का एग्जाम्पल है, समुद्री परिस्थितिक तंत्र या मेरीन इकोसिस्टम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इन कंप्यूटर डॉक्यूमेंट, फोर्थ नंबर देखिए, इन कंप्यूटर डॉक्यूमेंट फाइल्स पीडीएफ इज द एब्रिएटेड फॉर्म ऑफ। पीडीएफ के बारे में आप सभी जानते होंगे, पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछ रहा है। कंप्यूटर दस्तावेज फाइलों में पीडीएफ का संक्षिप्त रूप क्या है? तो देखिए बच्चे, पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, आप सभी पीडीएफ के बारे में जानते होंगे। पीडीएफ को रीड करने के लिए उसमें क्या होता है बच्चे? एक एडोब रीडर ऐप या तो पहले से इंस्टॉल होता है, या अगर जिसमें जो पहले का मोबाइल है उसमें इंस्टॉल नहीं है तो अलग से आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है जिसको कहते हैं एडोब रीडर। वो पीडीएफ को रीड करता है बच्चों। ओके,
तो ऑप्शन ए सही है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और सब ऑप्शन देख लीजिएगा बच्चे, थोड़ा एकदम लगेगा सिमिलर है, लेकिन आपको गलती हो सकता है, याद रहेगा तभी गलती नहीं होगा, नहीं तो आपको गलती होने की संभावना है बच्चे। हल्का फुल्का चेंज किया हुआ, देखिए सेकंड में पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, बच्चा को लगेगा अरे ये तो पढ़े हुए हैं, ये भी टिक मार सकता है। थर्ड है प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल, और फोर्थ है प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो नहीं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है बच्चे, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वेन अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, ये याद रखने वाला चीज़ आसान है। सिक्स्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस कौन नहीं है बच्चे, तो मेथेनॉल, जो मेथेनॉल होता है ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ये सब ग्रीन हाउस गैस है बच्चों के, तो डी ऑप्शन सही है। सारा आंसर बच्चे एकदम सही है, क्रॉस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप एज इट इज़ याद कर सकते हैं बच्चे। आपके एग्जाम में अगर आ जाए प्रीवियस ईयर में का क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आए तो आप डायरेक्ट टिक मार सकते हैं, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा बच्चे, क्रॉस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी का रेफरेंस भी हम अंत में दिखा देंगे एक साथ ही, ओके बच्चे। पहले आप क्वेश्चन देख लें। सेवंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कंटेन कोबाल्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट होता है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। यह विटामिन B12, जो विटामिन B12 होता है बच्चे, इसके अंदर कोबाल्ट होता है, जो कि कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है उसके लिए हेल्पफुल है, जो हमारे स्टोमक में, जैसे दही में क्या होता है बच्चे, दही हमारे पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है, दही खाना चाहिए, इसलिए ही विटामिन B12 को इंक्रीज करता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है तो गंगा का डॉल्फिन, आप सभी पढ़े होंगे कभी न कभी, गैंगेटिक डॉल्फिन जो है, गंगा का डॉल्फिन, वो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु, ओके, एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया नेशनल। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, 9th नंबर, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग डज नॉट इंक्लूड, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में शामिल नहीं है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है उसमें से कौन यहाँ पर शामिल नहीं है। आप सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग, अगर शब्द को ही आप एक्सप्लेन करें तो क्या, ग्लोबल मतलब पूरा विश्व, ग्लोब देखें ना, उसमें पूरा विश्व रहता है, पूरा अर्थ है उस पर, और वार्मिंग मतलब क्या, पूरा पृथ्वी गर्म हो रहा है, तो पृथ्वी जब ये गर्म होगा, सारा पृथ्वी एक साथ गर्म होगा, तो उसका कुछ न कुछ इफेक्ट होगा बच्चे। जैसे गर्म होना तो टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा ही, तापमान में तो वृद्धि होगा ही, ये तो है उसका इफेक्ट। जैसे ही तापमान में वृद्धि होगा तो जो आइस जो पहले से जमा हुआ है, जैसे अंटार्कटिक में सुने होंगे, ग्रीनलैंड में सुने होंगे बच्चे, आइस ही आइस है, बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है, हिमालय पर बर्फ ही बर्फ जमा हुआ है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगा, ओके। तो समुद्र जैसे ही बर्फ पिघलेगा तो उसके आसपास जो भी समुद्र है, सी लेवल में जो पानी जाएगा, आइस का पानी, तो उसका लेवल राइज करेगा बच्चे, तो आसपास का एरिया डूब जाएगा, तो समुद्र तल में भी वृद्धि होगा, ये तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हम देखे थे कि जो भी आइस कैप से बड़ा बर्फ का जो पहाड़ है, हिमालय है, अंटार्कटिक के ग्रीनलैंड में सब जो बर्फ का पहाड़ है बच्चे, वो सब पिघलेगा, तो ये सब तो प्रभाव है, कौन नहीं है, तो ग्लोबल वार्मिंग से वोल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी गतिविधि में कुछ मतलब इसका प्रभाव नहीं पड़ सकता है बच्चे। ज्वालामुखी जो गतिविधियाँ होती है वो अर्थ के कारण होता है, वो पृथ्वी के भीतर का जो उसका अपना है इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके कारण होता है बच्चे, ठीक है। इंटरनल वाटर फोर्स जो है अर्थ के अंदर, उसके कारण होता है ज्वालामुखी का एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटी, तो डी ऑप्शन यहाँ सही है 9th का। 10th नंबर देखते हैं, आइस रेज रेफर्स टू ए पीरियड ऑफ, हिमयुग की अवधि क्या दर्शाता है, तो ऑब्वियसली जब आइस एज होगा बच्चे, तो पूरा का पूरा पृथ्वी ठंड हो जाएगा, ठंड से कांपने लगेगा, यहाँ पर पूरा त्राहिमाम मच जाएगा पृथ्वी पर, सारे जीव जंतु सब त्राहिमाम करते रहेंगे, बहुत सारे जो इस टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे तो मर जाएंगे। वर्टेब्रेट तो कुछ हद तक, जो भी वर्टेब्रेट है, जो कॉर्डेट है बच्चे, जिसमें होम्योथर्म्स जानते हैं, जो खुद का टेम्परेचर कांस्टेंट करके मेंटेन करके रख पाते हैं, इसमें कौन कौन है, दो ही है, बर्ड्स और मैमल। जो बर्ड्स और मैमल है बच्चे, उसी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का भगवान ने एक उसके भीतर एक कैपेसिटी दिया हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो पोइकिलोथर्म पड़े होंगे, पोइकिलोथर्म जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वही ऑर्गेनिज्म का भी टेम्परेचर होता है, तो उसके लिए बहुत ही अनटॉलरेबल हो जाएगा, उसका जीवित रहना बहुत कठिन हो जाएगा बच्चे, ठीक है। मैमल भी बहुत सारे मर जाएंगे, जो लोअर मैमल हैं वही मर जाएंगे।
तो आइसलेक का मतलब ठंडा ही ठंडा। 11th नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन कंसर्न्ड विथ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बायोलॉजी, कल्चर एंड सोसाइटीज इज कॉल्ड। मानव व्यवहार, मानव जीव विज्ञान, संस्कृतियों और समाजों में संबंधित मनुष्यों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं बच्चे एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी या मानव शास्त्र। जो भी बच्चे बीपीएससी और यूपीएससी में अच्छे रैंक लाते हैं उनसे कभी ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछिए बच्चे तो वो एंथ्रोपोलॉजी रखते हैं। थोड़ा आसान रहता है एंथ्रोपोलॉजी रखना, उसमें यही सब पढ़ते हैं। साइंटिफिक स्टडी ह्यूमंस कंसर्न विथ ह्यूमन बिहेवियर, उसका बायोलॉजी क्या है, ह्यूमन का कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, समाज के साथ उसका किस प्रकार से उठना बैठा है, रिलेशन क्या है, ये सब पढ़ते बच्चे एंथ्रोपोलॉजी में। ओके, तो 11th का सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बने रहिए आप बच्चे अंत तक, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट ईयर जब भी 2022 में जीएस का एग्जाम होगा, बीएससी थर्ड पार्ट वाले का किसी का भी हो बच्चे, चाहे साइंस स्ट्रीम हो, कॉमर्स स्ट्रीम हो या आर्ट्स स्ट्रीम हो, तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा बच्चे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। तो इसको जितना अच्छा से सारे क्वेश्चन को याद कर लें, समझिए तो 50 से अबव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रहते हैं, एज इट इज सेम, कुछ चेंज भी नहीं करता है बच्चे। ओके, तो आपको देखना चाहिए। 12th नंबर देखिए, द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज इन ए रीजन इज ऑल्सो नॉन एज। किसी क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता निम्न रूप से क्या जाना जाता है? उसको कहते हैं बच्चे जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। जो भी डाइवर्सिटी किसी स्पीसीज का डाइवर्सिटी है किसी रीजन में, उसको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ओके, जैव विविधता। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, सुंदरवन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑब्वियसली सुंदरवन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाए बच्चे, उसका आंसर अधिकतर वेस्ट बंगाल ही होता है, पश्चिम बंगाल ही होता है। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, तो उसको सुंदरवन डेल्टा ही कहा जाता है बच्चे। कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल में ही है। ओके, तो ऑप्शन ए सही है। 14th नंबर देखिए, ऑर्गेनिज्म डैट प्रिपेयर देयर ऑन फूड इज कॉल्ड। अपने भोजन को तैयार करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप। जो भी ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं खुद प्रिपेयर करते हैं बच्चे, उसको क्या कहते हैं? तो ऑटोट्रॉप या स्वयं पोषक। पेड़ पौधे ऑटोट्रॉप है, ग्रीन प्लांट्स जितना भी है बच्चे वो सब ऑटोट्रॉप है। सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, जिसको ऑटोट्रॉप कहते हैं। उसके अलावा मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ये सब क्या है बच्चे? हेट्रोट्रॉप है। ओके, हेट्रोट्रॉप, विषमपोषी। ओके, तो ऑप्शन सी सही है बच्चे, ऑटोट्रॉप। 15th नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैवी मेटल पॉल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम कंबसन इनटू एटमॉस्फेयर। निम्न में से कौन सा एक भारी धातु प्रदूषक दहन से वायुमंडल में छोड़ा जाता है? तो लेड बच्चे। लेड एक हैवी मेटल है जो कि कंबसन से रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। लेड बहुत ही डेंजरस है बच्चे। लेड जो पीबी है, पीबी को लेड कहा जाता है, एलिमेंट है, बहुत ही हैवी मेटल है बच्चे, और एक प्रकार से डेंजरस एलिमेंट है बच्चे। अगर इनहेल कर लिया आप लेड का तो आपके लंग्स को ये डिफेक्टिव कर सकता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। सिक्सटीन नंबर देखिए, इन इंडिया कोनिफेरस ट्रीज आर फाउंड इन। भारत में शंकुधारी, कोनिफेरस मतलब इस प्रकार का ट्री देखे होंगे बच्चे, आप कभी मूवी देखे होंगे, कश्मीर का सीन दिखाया होगा, तो कोनिफेरस ट्री वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो भारत में शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते? तो हिमालयन रीजन में। ओके, ऑप्शन बी सही है, हिमालयन रीजन। 17th है, ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग रेडिएशन। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब होता है बच्चे समताप मंडल। तो ओजोन, ये भी क्वेश्चन बनता है कि ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के किस लेयर में प्रेजेंट है? तो स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में। याद रखिएगा बच्चे, ओजोन लेयर जो है एटमॉस्फेयर के समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है। वो सूर्य से आने वाली किस प्रकार की किरणें को अवशोषित कर लेती है, जो अर्थ पर नहीं आने देती है। यदि अर्थ पर आ जाए तो क्या होगा बच्चे? कैंसर हो सकता है। वो हमें अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे से सुने होंगे, यूवी रे से हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर परावैंगनिक किरण से। ओके, अल्ट्रावायलेट से हमें बचाती है। यदि अल्ट्रावायलेट और ओजोन लेयर ना हो एटमॉस्फेयर में तो कैंसर कॉज कर सकता है बच्चे। अल्ट्रावायलेट रे इतना ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है बच्चे। ये रे सीधे स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, आपके जीन को डिफेक्ट कर सकता है और कैंसर कॉज कर सकता है। ओके, तो ऑप्शन डी सही है। 18th नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिशत
के मामले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो मिजोरम। कहाँ है बच्चे? मिजोरम। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही है। मिजोरम में सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज के रूप में देखें तो फॉरेस्ट मिजोरम में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। 19th नंबर, इन इंडिया मैक्सिमम रेनफॉल इज रिकॉर्डेड एट विच प्लेस? भारत में अधिकतम वर्षा किस स्थान पर दर्ज की जाती है? तो भारत में जो सबसे अधिकतर वर्षा, ये बचपन में आप पढ़े होंगे, मासीनरम, मेघालय में एक जगह है मासीनरम, जो जहाँ का खास जगह है चिरापुंजी। बच्चे चिरापुंजी में सब बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, तो ऑप्शन बी सही है, मासीनरम। ओके, 19th नंबर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बने रहे बच्चे अंत तक, भरपूर नॉलेज से भरा है ये वीडियो, अच्छे से देख लिया, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट ओशन? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे युवा महासागर है? तो अटलांटिक। अटलांटिक ओशन इज द यंगेस्ट ओशन। ओके, अटलांटिक ओशन जो है बच्चे सबसे युवा महासागर है। 21 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिरक्षा की कमी की बीमारी है? मतलब आपका इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर हो जाए तब एक बीमारी जनरेट जो होता है, वो कौन सा ऐसा डिजीज है बच्चे जो प्रतिरक्षा के कमी के कारण होता है? वो है एड्स। एड्स का अगर फुल फॉर्म को पता होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बच्चे इम्यून का डेफिशिएंसी हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो एड्स हो जाता है। ओके, तो ये कारण है। और एड्स का कोई और कारण नहीं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है, नीडल, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें अगर कोई नीडल से वही नीडल आपके अंदर भी इंजेक्ट कर दिया जाए, उससे भी एड्स हो सकता है बच्चे। तो इसमें यही होता है कि इम्यून सिस्टम आपका सही से काम नहीं करता है। 22nd, लॉ ऑफ जेनेटिक्स वाज प्रोपोनेंटेड बाय? अनुवांशिक के कानून के सर्वप्रथम द्वारा प्रस्तावित किया गया था? देखिए बच्चे, बायोलॉजी से एक क्वेश्चन है, तो कहीं ना जो जीके है इसका कोई बाउंड्री लिमिटेड नहीं है, ये कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये जैसे आर्ट्स वाले के लिए क्वेश्चन पूछा था, जरूरी नहीं कि अगले बार ये आर्ट्स वाले को ही क्वेश्चन पूछे, ये साइंस वाले को भी पूछ सकता है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बीपीएससी में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। ओके, वहीं से ये जो है अपने यूनिवर्सिटी वाले वहीं से क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं, तो सभी बच्चे देख सकते हैं इसको और मेमोराइज़ कर ले बच्चे। जितना 100 क्वेश्चन मेमोराइज़ कर ले, ऐसे 3-4 वीडियो हम अपलोड करेंगे, कम से कम 400 क्वेश्चन तो आपको मेमोराइज रहेगा ना। समझिए 50% आप किसी भी एग्जाम का आसानी से क्लियर कर सकते हैं, इसी सब टॉपिक से आता है बच्चों। ओके, तो जो लॉ ऑफ जेनेटिक्स वाज गिवन बाय जी मेंडल या ग्रेगोर मेंडल भी इसका नाम था, पूरा नाम ग्रेगोर मेंडल। 1856 से 1863 इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पर, जो बगीचे में जो पी मटर का पौधा होता है, उन्होंने इस पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। 2 लॉ दिया था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पर होंगे, लॉ ऑफ मेंडल, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़े होंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पढ़े होंगे, वो मेंडल का ही दिया हुआ है। ओके बच्चे, 23rd है, सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है श्रीहरिकोटा। कहाँ है बच्चे? श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ओके, इसका हम आपको रेफरेंस भी दिखाते हैं, देखिए बच्चे ध्यान से, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? तो ये एरोस्पेस कंपनी है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ओके बच्चे, यहाँ से अंतरिक्ष यान को छोड़ा जाता है। एक ही साथ कुछ और रेफरेंस को देख लेते हैं। देखिए बच्चे, पढ़े थे हम कि सबसे युवा महासागर कौन है? तो अटलांटिक महासागर था वहाँ पर। अटलांटिक ओशन इज द प्लेनेट्स यंगेस्ट ओशन, जो पृथ्वी का सबसे यंगेस्ट ओशन है, युवा ओशन है। इट वॉज बिलीव टू हैव बीन क्रिएटेड बाय द स्प्लिटिंग अपार्ट ऑफ ए वास्ट सुपर कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ अबाउट 180 million years ago. The split gave us the land masses that occur today in stern. ओके बच्चे, तो यंगेस्ट ओशन पूछेगा तो अटलांटिक ओशन। और देख लेते हैं कुछ रेफरेंस जो एक साथ देखे थे। देखिए ओजोन लेयर वाला देखे थे, वो भी देख लीजिए, उसका भी रेफरेंस।